जय हिंद दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप लोग घर पे पढ़ रहे होंगे और पढ़ाई के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, पढ़ाई के साथ एंजॉय करना बहुत जरूरी है, लेकिन पढ़ाई भी उतना ही जरूरी है। जितना सांस लेना जरूरी है उतना पढ़ना जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं दोस्तों पढ़ना बहुत मुश्किल है। आप बताइए कि सबसे मुश्किल काम बोलना है, सबसे मुश्किल काम चलना है, वो आपने अपने पेरेंट्स के सहारे सीख लिया, तो क्या उस पेरेंट्स के लिए आप कुछ करना नहीं चाहेंगे? शायद हो सकता है कि आपका जमीन मर गया है, आप जमीन को जगाइए, अपने माँ बाप के लिए कुछ जिम्मेदारियां होती है वो पूरा कीजिए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उस पर खड़े जरूर उतरेंगे। तो आइए हम इस मगध के बारे में पढ़ते हैं। आपको पता है कि मगध 16 जनपदों में से एक है, और 16 जनपदों का जो साक्ष्य है बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय मिलता है, और जैन धर्म के ग्रंथ में भगवती सूत्र में आपको इसका वर्णन मिलता है। तो आपको बता दें कि मगध का साम्राज्य इतना बड़ा हो चुका था जो एक भारत का अखंड भारत के रूप में दिखने लगा था, और भारत का मगध का इतिहास ही आगे चलकर भारत का इतिहास बन गया। मगध का विशाल होने का मतलब यह है कि वहां पे बहुत सारे सेनाएं हुआ करती थी। तो चलिए, इसमें सबसे अगर देखा जाए तो मगध जो साम्राज्य है उसमें सबसे प्रथम राजवंश जो है बृहद्रथ वंश आया था। लेकिन अगर पूछ दे कि मगध राजवंश की स्थापना सबसे पहले वास्तविक संस्थापक कौन है, तो हार्यक वंश का कौन है? बिंबिसार। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे पूछते प्रथम संस्थापक कौन है, तो वो है बृहद्रथ। बृहद्रथ एक व्यक्ति था और उसने अपने ही नाम पे इस वंश का नाम चला दिया। तो बृहद्रथ का पता है बृहद्रथ कौन था? तो बृहद्रथ जरासंध के पिता थे। और आपको पता है कि मगध का अगर देखा जाए तो मगध का साक्ष्य महाभारत में भी देखने को मिलता है, क्योंकि यह मगध का राजा जरासंध जो मल्ल युद्ध में काफी प्रांगत था, और इसको भगवान कृष्ण ने बोला कि अभी आपको पता होना चाहिए कि जरासंध इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि इसके जो माँ बाप हैं इसको फेंक दिए थे, क्योंकि ये दो भागों में जन्म लिया था और इसके दोनों भाग को उठा के कचरे में फेंक आए थे। फिर एक जरा नाम के राक्षस जो है इस दोनों टुकड़े को जोड़ दिया, इसलिए नाम इसको जरासंध पड़ गया, जरासंध। और कृष्ण को यह बखूबी पता था कि इसको किसी शस्त्र से मारना हमारे लिए आसान नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने मल्ल युद्ध को अपनाया। और आपको पता है पांडव पुत्र भीम ने मल्ल युद्ध में इसके शरीर के दो पार्ट को भाग में फाड़ कर और दोनों को विपरीत दिशा में फेंका ताकि ये जुड़ ना पाए, क्योंकि अगर एक दिशा में दोनों फेंकते हैं तो वो क्या था, जुड़ जाता है, इसलिए दोनों को विपरीत दिशा में फेंका। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसकी मृत्यु के बाद सहदेव इसका पुत्र आता है और शासन करता है, और इस वंश का सबसे अंतिम जो शासक होता है वो है रिपुंजय। ठीक है, जिसकी हत्या एक पुलक जो है इसका दरबारी होता है वो हत्या कर देता है, और इस पुलक दरबारी की हत्या कौन करता है? तो महिया करता है, और महिया भी क्या है? एक दरबारी है, और यही महिया जो है बिंबिसार का पिता भी है। आपको बता दे कि अगर पूछे मगध का प्रथम संस्थापक कौन था, कौन वंश था, तो बृहद्रथ वंश। लेकिन वास्तविक संस्थापक के रूप में पूछे तो हार्यक वंश था, और हार्यक वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। तो मुझे उम्मीद है आप यहाँ तक समझ गए हैं। तो आइए, अपना जो मुख्य इतिहास है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। एक चीज आपको बता दें, अगर इसको आप ट्रिक से याद करना चाहेंगे तो ऐसे याद कर सकते हैं, हसीना मान जाएगी, ठीक है, और हसीना मान जाएगी और ससुर के साथ भाग जाएगी, ससुर के साथ भाग जाएगी। ऐसे आप याद कर सकते हैं नॉर्मल, लेकिन आप इसको एक दो बार पढ़ेंगे तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। तो आइए आप देखते हैं, इस वंश को पितृहंता कहा गया है।
पितृहंता कहने का मतलब ये है कि उन्होंने अपने पितृ को ही मार डाला, इसलिए पितृहंता कहा गया इस वंश को। तो यह वंश 545 बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा वर्ष पूर्व से लेकर 412 ईसा वर्ष तक चला, और इसमें सबसे प्रथम संस्थापक जो है बिंबिसार रहा, जिसकी राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज रहा करता। आपको बता दें, अगर यह बिहार है तो बिहार का उत्तरी भाग ये रहा नॉर्थ और ये रहा साउथ। यहाँ वैशाली हुआ करता था और यहाँ मगध हुआ करता था। आज भी आपको पता है कि 9 प्रमंडल में मगध भी एक प्रमंडल है, जिसमें आपको औरंगाबाद, अलवर, जहानाबाद, नवादा और गया आता है। उस समय ये सारे क्षेत्र प्लस पटना, पाटलिपुत्र सारे मिलाकर एक मगध हुआ करते थे। तो बिंबिसार जो है, बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, तो जहां रहा वह गिरिब्रज, राजगृह। गिरिब्रज इसका नाम क्यों था, और राजगृह, गृह मीन्स घर और राज मीन्स राजा, मतलब जहां राजा रहा करते थे उसको राजगृह कहते थे, क्योंकि 5 पहाड़ों से वह घिरा हुआ था। अभी इसने जो है ये सोचा कि ताकत से तो हम जीत नहीं सकते, तो इसने क्या किया, विवाह की नीति अपनाई और इसने 3 प्रमुख विवाह किया। पहला विवाह कौशल नरेश की बहन कौशला देवी से किया, दूसरा लिच्छवी नरेश की पुत्री चेलना से किया, और तीसरा मध्य नरेश की रानी क्षेमा से किया, राजकुमारी, क्षमा चाहेंगे दोस्तों, राजकुमारी क्षेमा से किया। और इस तरह से इसका लगभग लिच्छवी, मध्य, कौशल पे एक अपना अधिकार हो गया। लेकिन चंद्रप्रदोत से युद्ध हुआ, लेकिन इस पे वो शासन नहीं कर पाया। और चंद्रप्रदोत पता है आपको कहाँ, अवंती के राजा थे, ठीक है। और इनका तबीयत अचानक खराब हो गया, तो इन्होंने अपने संबंध को अच्छे बनाने के लिए अपना एक राजगद्द जीवक को भेजा और उनकी तबीयत ठीक हो गया। तो इस तरह से इनके संबंध यहाँ पे भी अच्छा हो गया और वह अब अवंती में भी जा सकते थे। अब इनका जो पुत्र रहा बिंबिसार का अजात शत्रु। अब एक कहानी आपको बता दे, बिंबिसार जो है अपना गद्दी छोड़ नहीं रहे थे और शादी पे शादी किए जा रहे थे। अब इसका पुत्र जो है अजात शत्रु बोला, भैया मेरा नंबर कब आएगा, क्योंकि हर किसी की एक सीमा होती है। वो कहा गया है आपको कि कुछ चीज है दुनिया में असंतुलन बिगाड़ता है, तो ज्यादा दिन तक जीवित रहना भी असंतुलन का कारण है। तो समय के साथ मृत्यु भी जरूरी है। तो इसलिए क्या करता है कि भाई इसका तो नंबर आ ही नहीं रहा है, न राजपाट में नंबर आ रहा है और ना ही विवाह का, तो इसने अपने पिताजी की हत्या कर दी। इसलिए इस पूरा ये जो है आपको वंश को पितृहंता वंश कहा गया है, क्योंकि इसने बिंबिसार की हत्या कर दी। अब अजात शत्रु जो है कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बेटी से विवाह कर लिया, और यही प्रसन्नजीत जो था इसका मामा था। और अजात शत्रु के समय ही प्रथम बौद्ध संगति हुआ था, और इसी समय महात्मा बुद्ध जो है महापरिनिर्वाण भी हुआ था, अर्थात उनका 483 ईस्वी में ईसा पूर्व में मृत्यु हो चुका था। और मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति जो है राजगिरी में हुआ था। उस समय का राजा कौन था, अजात शत्रु था, ठीक है। और इसका भी पुत्र उदयनी, सेम यही हुआ। इसने अपने पिताजी से कुछ सीखा नहीं, कि इसको पता था कि जब हमारे पिता शादी पर शादी कर रहे हैं और राजपाट छोड़ नहीं रहे हैं तो हमने उसकी हत्या कर दी, तो ये चीज तो इनके साथ भी हो सकता है। इसीलिए इतिहास जानना बहुत ही जरूरी है। फिर उदयनी ने भी क्या किया, इसकी हत्या कर दिया और वह फिर राजपाट संभालने लगा। और उदयनी जो था, उदयन या उदयनी भी कह सकते हैं, और वही जो है पाटलिपुत्र की भी स्थापना किया था। कब, 461 ईसा वर्ष पूर्व। और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, पाटलिपुत्र बनाई। याद रखिएगा दोस्तों, बिंबिसार ने राजधानी कहाँ बनाई मगध की, तो राजगिरी। और उदयन ने क्या बनाया, तो पाटलिपुत्र की स्थापना की, इसलिए पाटलिपुत्र को ही अपना राजधानी बना लिया। और इसके 3 पुत्र थे,
अनिरुद्ध मंडक और नागदशक। इसमें से दो का तो कुछ पता नहीं रहा। तीसरा जो था वो भी विलासपूर्ण जीवन जीने में मग्न था, उसको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं था। बस क्या किया, इसका सेनापति शिशुनाग ने ये सब देखकर हत्या कर दी। अब किसी राजा की हत्या दो ही कारण हो सकता है, एक या तो उसके दरबार में उसके प्रति विद्रोह शुरू हो गया हो, दूसरा या तो उसके कोई भी सेनापति हो, दरबारी हो, लालच हो गया हो, या उस देश के उद्धार के लिए अगर कोई गलत राजा बैठा है उसकी हत्या कर देता है। उसने सोचा कि इससे क्या है, मगध का क्या है, नाम खराब हो रहा है, मगध अपने चमू से नीचे आ रहा है, जिसके कारण उसने इसको हत्या करके और अपने हाथ में सत्ता को अपना लिया और अपने ही नाम पे इसने शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। तो हमने बृहद्रथ वंश देखा, हार्यक वंश देखा, अब शिशुनाग वंश के बारे में चर्चा करेंगे। शिशुनाग जैसे ही राजा बना उसने सबसे पहले राजधानी को परिवर्तन कर दिया, और राजधानी कहाँ बनाया, वैशाली। आखिर आप बताइए कि राजधानी परिवर्तन होने का क्या मीनिंग रहा। राजधानी इसलिए परिवर्तन करते थे कि हो सकता है कि ये कहानी सबको पता है कि भाई ये तो राजा को मार के राजा बना है, समझ रहे हैं, तो वहां पे विद्रोह होने का भावनाएं होती है, इसलिए लोग क्या करते थे, अपनी राजधानी बदल देते थे। तो इन्होंने अपनी राजधानी बदल कहाँ बनाई, वैशाली, ठीक है। और इसके बारे में कुछ खास रहा नहीं। इसका पुत्र जो बना कालाशोक या काकवन उसको कहा जाता है, ठीक है। इसने राजधानी जो है पाटलिपुत्र को पुनः बना दिया, और पाटलिपुत्र बिल्कुल जो है आपको अस्थायी राजधानी के रूप में बरकरार रहा। कब तक, चंद्र मौर्य वंश तक बरकरार रहा। कौन सी राजधानी, पाटलिपुत्र। और जो द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था वो आपको इसी काकवर्ण या कालाशोक के समय में हुआ था, जो वैशाली में ही हुआ था। और इसकी हत्या, ऐसा माना जाता है कि जो कालाशोक है वह पाटलिपुत्र में बगीचे में घूम रहा था, और इसकी हत्या इसकी सेनापति महापद्म नंद ने चाकू मारकर हत्या कर दिया, और यह स्वयं राजा बन गया। अब इसके लास्ट में लिखा है महापद्म नंद। तो नंद जो अंत में, जैसे हमारा श्रीवास्तव हो गया, आपका कुछ और होगा, तो वही वो सोचता है कि वही उसका कास्ट है, तो वही उसने एक नंद वंश शुरू कर दिया। तो ये नंद वंश शुरू किसके नाम पे हुआ, महापद्म नंद। यहाँ शिशुनाग, तो शिशुनाग वंश शुरू हो गया। तो ऐसे आसानी से याद किया जा सकता है, इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। ये भी नाम पे ही शुरू हुआ था, केवल हार्यक वंश ही आपको याद करना है, बाकी वो तो नाम का बृहद्रथ के बृहद्रथ वंश, फिर हार्यक, फिर शिशुनाग ने हत्या की, शिशुनाग बन गए तो शिशुनाग वंश, और फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो महापद्म नंद ने इसकी हत्या की, तो महापद्म नंद, तो इसने नंद वंश की स्थापना कर दी। अब नंद वंश कब से कब आता है, तो 344 बिफोर क्राइस्ट से लेकर 322 बिफोर क्राइस्ट माना जाता है, और इसकी स्थापना महापद्म नंद ने की थी। और ऐसा माना जाता है कि सबसे प्रथम जो है शूद्र शासक ये महापद्म नंद बना था। शास्त्रों के अनुसार ये शूद्र जाति का था, मतलब ये नाई जाति का था, और इसलिए ये सोचता था कि जो उच्च कोटि के राजा हुआ करते थे उनको दबाने की पूर्ण कोशिश इसका रहा, और उसका जो है इसका पुत्र जो धनानंद रहा, और यह अंतिम शासक भी रहा। धनानंद के बारे में अगर बात कहा जाए तो ये पूर्ण विलासित रूप का जीवन जी रहा था। आपको बता दें कि जब धनानंद राजा था उस समय जो है आपको सिकंदर ने आक्रमण किया था, और सिकंदर जैसे ही भारत में प्रवेश किया तो सबसे पहले पंजाब में जो है, जो ये मान लीजिए अगर भारत है तो ये पाकिस्तान का जो पंजाब पोरस, यहाँ पे पोरस एक शासक हुआ करता था जो पूरो वंश का था। पूरो वंश, कौन सा वंश का था, पूरो वंश का। तो सिकंदर को उसने स्वागत किया, क्योंकि हमारा, आपको पता है कि हमारी संस्कृति क्या करती है, तो हमारे संस्कृति के हिसाब से उसका अच्छी तरह स्वागत किया, ठीक है। अभी क्या है, लेकिन उसके जो मन में भावना थी वो इस भारत को जीतने आया था, क्योंकि उसका सपना ही क्या था, भारत को जीतना।
वहां पे आप एक तक्षशिला है, तक्षशिला का राजा आम्बिक था। आम्बिक से युद्ध हुआ, उसने घुटने टेक दिया। उसके बाद झेलम नदी पार करके वो पोरो राष्ट्र आया, पंजाब, और वहां पे इसका सामना किससे हुआ, तो पोरस से हुआ। देखिए, कोई व्यक्ति की महानता तब पता चलती है जब सामने वाला आपके टक्कर का हो। अगर बीपीएससी इतना बड़ा एग्जाम है, जब आप पास करते हैं तो इतना बड़ा नाम क्यों होता है, क्योंकि बीपीएससी खुद ही अपने आप एक बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है, इसलिए आपकी महत्ता अपने आप बढ़ जाती है। सेम यही बात है कि सिकंदर भी इतना महान था कि पोरस को अपनी महानता की पता तब चला जब सिकंदर से इसका सामना हुआ। और सिकंदर ऐसा मानता है कि सिकंदर ने इस पे आक्रमण कर लिया और इनको बंदी बना लिया और पूछा कि बताओ कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। इन्होंने बोला, एक जैसे एक राजा के साथ व्यवहार किया जाता है वही मेरे साथ होना चाहिए। आप मुझे छोड़िएगा तो मैं फिर अपनी सेना बनाऊंगा और आप पे चढ़ाई करूंगा। और इसकी वीरता को देखते हुए सिकंदर का क्या हुआ, मन की जो स्थिति थी वो बदल गई। और चूंकि उसके आगे जाने के बारे में सोचा नहीं, क्योंकि उनके जो सैनिक थे वो भी बिल्कुल ही थक चुके थे, क्योंकि वो बहुत सारी लड़ाइयां लड़ लिया था। अब सबका मन था कि वह अपने देश वापिस लौट जाए। लेकिन यहीं पे बोला जाता है, इसी बीच बोला, जो आपको तक्षशिला विश्वविद्यालय के चाणक्य थे, उन्होंने क्या किया, सहायता के लिए पुरों ने उनको भेजा कि भाई आप मगध जाइए और उनसे सहायता लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस अखंड भारत को कोई तोड़े। और अखंड भारत का अगर सपना किसी ने देखा था तो पोरस की महारानी ने देखा था, और वह सपना अपने आंखों में किसने संजोया था, तो राजा पोरस ने संजोया था। तो उन्होंने इस भारत को एक अखंड भारत बनाने का सपना जरूर देखा था। लेकिन जब चाणक्य जो है मगध पधारे तो यहाँ पे देखे कि मगध के जो राजा थे धनानंद, वह विलास में, भोग विलास में क्या बोलते हैं, पूरा तरह से मगन है। तो ये गए तो बोले कि ये कौन साधु आया है टीकाधारी, तो इनका वहां पे एक तरह से बहुत ही अपमान किया, क्योंकि ये जानते थे कि ये पूर्व राष्ट्र से सहायता के लिए आए हैं। और चूंकि आपको पता है ये अपने आप को शूद्र जाति मानते थे, तो ये बड़े जो जाति के होते थे उनका अपमान बुरी तरह करते थे। तो जब इन्होंने अपनी व्यथा बताई कि ऐसे ऐसे हमारे पे आक्रमण हुआ है और हम आपकी सहायता चाहते हैं, इन्होंने सहायता के बदले इन पे गुस्सा किया और इनके जो शिखा, जो क्या बोलते हैं, जो हम टिक बोलते हैं, जूड़ा, इनके शिखा को पकड़कर घसीट कर दरबार से बाहर निकाला और शिखा खुल गया। और वहीं पे चाणक्य ने ये शपथ लेते हैं कि शिखा तब तक नहीं बांधूंगा जब तक कोई एक योग्य राजा को मगध में ना बैठा दूं। इसलिए कहा गया है दोस्तों कि लाइफ में किसी का जीवन में अपमान मत कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा चीज है सम्मान, और किसी के अगर सम्मान को ठेस पहुंचाइएगा तो वो आपको बख्शेगा नहीं, किसी हाल में नहीं बख्शेगा। तो वही चीज हुआ। तो हम कहाँ थे दोस्तों, हम थे शिशुनाग वंश में थे, कालाशोक काकवर्ण जो पाटलिपुत्र की स्थापना किया, ठीक है, और उसी को स्थायी राजधानी बना दिया। और इसी के राजपाट में द्वितीय बौद्ध संगति होती है, कहाँ पे होती है, वैशाली में होती है। और इसकी हत्या किसने कर दिया, तो महापद्मनंद ने आपको बता दिए थे। और लास्ट इसका जो अंतिम शासक था वो कौन था, धनानंद। अब इन्होंने ये शपथ तो ले लिया चाणक्य ने, अब इसके लिए कौन से ऐसे व्यक्ति ढूंढे जिसमें उसके सारे गुण दिखाई दे। उन्हें सोच लिया था कि इसकी जो मगध में एक योग्य शासक मैं जरूर बैठाऊंगा, और उन्होंने वैसा ही कुछ किया। उसने मौर्य चंद्रगुप्त को चुना। चंद्रगुप्त को, या तो इसको कुछ लोग कहते हैं ये मौर्य वंश का
संतान था और मौर्य वंश क्या है पिपली वन में वास करती थी। लेकिन इनकी माँ जो है नंद की घनानंद के दरबार में दाई का काम करती थी। ठीक है, तो उन्होंने अपने माँ को स्वतंत्र कराने के लिए इनको भी जरूरी था युद्ध लड़ना। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि मातृभक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। इन्हें युद्ध इसलिए लड़ना था क्योंकि अपने माँ को स्वतंत्र करना था और माँ का जिद था कि नहीं, हम अपने पिपली वन को स्वतंत्र कराए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। वही हुआ, मौर्य वंश जो शुरू हुआ वो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पे शुरू हुआ, जो 323 बीसी से लेकर 185 बीसी तक चला। और इसका मंत्री जो बना चाणक्य बने। चाणक्य जिनको कौटिल्य भी कहते हैं, ठीक है, जिन्होंने अर्थशास्त्र बुक की रचना की थी। और 305 ईस्वी पूर्व में ही सेल्यूकस आक्रमण करता है और चंद्रगुप्त उस युद्ध में जीत जाता है। जीतने के बाद हेरात, कंधार, काबुल यानी आपको अफगानिस्तान तक मगध का राज हो जाता है और बदले में इसको क्या देता है, तो 500 हाथी देता है। साथ ही इसकी बेटी से शादी भी हेलेना से होती है। अब देखिए, इसका जो राजदूत था मेगास्थनीज, जिसने इंडिका नाम पुस्तिका लिखी थी, वह चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। चंद्रगुप्त का बेटा हुआ बिंदुसार, अघात मित्र, मतलब शत्रु विनाशक। उसका एक ही लक्ष्य था, शत्रु विनाशक, एक लक्ष्य पर एक बिंदु। बिंदुसार मतलब शत्रु विनाशक, जिसका एक ही लक्ष्य है। इसका शासनकाल 298 से लेकर 272 तक होता है और इसने बिल्कुल जैसे चंद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में मगध में अच्छी स्थिति बनाए रखी, वही स्थिति बिंदुसार ने भी बनाए रखी। अब इस सबसे जो प्रतापी शासक होता है वो होता है अशोक। और इस मगध साम्राज्य का विस्तार पूरा ही, मतलब कि सबसे विस्तार किसने किया होगा, तो वो अशोक ने किया था। और अशोक को हम महान अशोक या चक्रवर्ती अशोक इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका हृदय परिवर्तन हुआ था। और हृदय परिवर्तन कैसे हुआ था, तो आइए इसके बारे में एक कहानी समझते हैं। बिंदुसार के लगभग 2 ही पुत्र माने गए हैं, एक तो सुसीम और दूसरा अशोक। ये तब पता चला जब सुसीम क्या है बड़ा पुत्र था, उसको भेजा गया कि भाई कश्मीर में श्रीनगर में जाओ और वहां पे जितने भी विद्रोही हैं उनको दबा के आओ। सुसीम उसमें असफल रहा, लेकिन यही काम अशोक को दिया गया। अशोक गए और सबको काट दिया और वहां पे जो भी मतलब कि विद्रोह उठ रहे थे उसको शांत कर दिया। इस बात का पता किसको चल गया, बिंदुसार को। बिंदुसार अब समझ गए थे कि वास्तविक शासक अशोक ही बन सकता था, लेकिन यह घोषणा के पहले कि राजा कौन होगा उनकी मृत्यु हो जाती है। अब इन दोनों में झगड़ा होता है कि भाई आखिर राजा कौन बनेगा। साथ में यह भी पता चलता है कि इनके लगभग 99 नाजायज संतान थे, वो भी सब आ गए, भाई ये मुझे दे दो, वो मुझे दे दो, कुम्हार मुझे दे दो। और उस समय जो है कुम्हार जो पटना का है वही इसका प्रमुख स्थल था। अभी अशोक ने बोला ठीक है आइए, सबको बुलाया कुम्हार कुआं के पास और सबको काट के उसमें गाड़ दिया। अब बचे सुसीम, बोला और कोई बनना है, बस इनको भी छप से काट दिए, इनको भी मार दिए। और यहाँ का जो शासक बन गया मगध का, वो कौन बन गया, अशोक। अशोक ये भी कहता है कि एक जंगल में शिकार करने गए थे, वहीं पे कलिंग की राजकुमारी से मुलाकात हुआ और वो राजकुमारी अति प्रिय थी, काफी सुंदर थी, जिससे इनको नयन चार मतलब प्रेम हो गया। अब इन्होंने क्या सोचा, उससे शादी करने के लिए। नयन चार आदमी क्या करता है, प्यार पहले करता है, शादी के लिए बाद में पूछता है। अब उन्होंने बोला कि अच्छा तुम कहाँ से हो ये बताओ। ये बोले भैया हम तो अशोक हैं, मगध के राजा हैं। अब उन्होंने बोला कि भाई हाँ ऐसा हम नहीं हो सकता है शादी, क्योंकि कलिंग का नियम है कि आप कलिंग के निवासी हैं तो ही हमारी शादी हो सकती थी।
फिर क्या था, इनको आया गुस्सा, भाई चल रहे, बस कलिंग पे इन्होंने आक्रमण किया और कलिंग के सभी को काट डाला। और वहां का एक रूल था कि वहां की स्त्रियां भी युद्ध लड़ती थी और इन्होंने उनको भी काट दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुंह पे पर्दे बांध रखे थे और इन्होंने वो समझा नहीं, बस शस्त्र चलाया और उनकी भी हत्या हो जाती है। बस यही देखकर यहाँ पे इन्होंने शस्त्र छूट जाते हैं हाथों से और यह एकाग्रचित्त रहने लगते हैं, युद्ध से विलक होने लगते हैं, अपने आप को अलग थलग कर दिया और शस्त्र को यहीं पे त्याग दिया। और यही से क्या होता है, उनको मन अशांत होता है, जिसके कारण महात्मा बुद्ध के शरण में जाते हैं और इनका हृदय परिवर्तन होता है और इसीलिए इनको महान अशोक कहा गया है। और इनके कहा गया बौद्ध का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार भी इन्हीं के समय होता है। इनके एक पुत्र हुई थी, पुत्र महेंद्र और पुत्री संमित्रा थी, जिनको श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार के लिए। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। और इसकी हत्या किसने कर दी? तो पुष्यमित्र शुंग ने कर दी, ठीक है, जो एक सेनापति था। अब देखिए, आप मैक्सिमम देखिएगा कि सेनापति ही राजा का हत्या करते आ रहा है। तो मगध का उत्कर्ष हम ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सेनापति के हाथों में ही रहा। इसको वास्तविक राजा मतलब एक मौर्य वंश ही हमको दिखा। तो आइए दूसरा देखते हैं। अब पुष्यमित्र शुंग, क्योंकि इनका टाइटल शुंग था तो इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की। कौन? पुष्यमित्र शुंग। और यह ब्राह्मण जाति के थे, ठीक है। इनकी राजधानी विदिशा रही और इन्होंने एक अलग काम क्या शुरू किया, तो अश्वमेघ यज्ञ। मतलब ये होता है कि घोड़ा को फ्री छोड़ दिया जाता है और यह जहां तक जाएगा वो पूरा क्षेत्र इनके अधिकार में आ जाएगा और फिर कोई पकड़ता है तो उस युद्ध लड़ेंगे और युद्ध जीत गए तो वह क्षेत्र उनका, फिर वो आगे जाएगा और हार गए तो फिर वापस वही से घोड़ा आ जाता है। और उस समय इनके दौरान पतंजलि भी थे, ठीक है। और इनमें अंतिम जो शासक है वो देवभूति रहता है और इसकी हत्या वासुदेव, जो उनका सेनापति था, वह करता है। और यही वासुदेव कन्नौ वंश की स्थापना करते हैं। और वासुदेव का पुत्र सुशर्मा, इसकी हत्या सिमुक कर देता है। सिमुक कौन है? तो इसका दरबार का सेनापति था। और सिमुक जो है, से सिमुक, से सातवाहक वंश की स्थापना करता है। सिमुक किसकी स्थापना करता है? सातवाहक वंश की स्थापना करता है। और इसका पुत्र सातकर्णी होता है, जो अश्वमेघ राजस्वमेघ युग राजस्व युग शुरू करता है। और ब्राह्मणों को दान देने की प्रथा भी ये सातवाहक वंश ही शुरू करता है। और यह सभी वंशों में एक ही वंश जो था, जो मातृसत्तात्मक था, वो है सातवाहक वंश। और सातवाहक वंश ने एक और काम किया है कि भारत उत्तर से दक्षिण को जोड़ने का जो मार्ग है इन्होंने ही प्रशस्त किया है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। फिर भी एक बार दोहराते हैं। मगध का उत्कर्ष में सबसे पहले बृहद्रथ वंश, आर्यक वंश के बाद शिशुनाग, नंद वंश के बाद मौर्य वंश, शुंग वंश, कन्नौ वंश और सातवाहक वंश हुए थे, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे और एक बार दो बार आप पढ़ेंगे तो ये पूर्णतः आपको याद हो जाएगा। इसके बाद जो है हम एक एक करके सबको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। जैसे आर्यक वंश हो गया, नंद वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया, जो जो हमारे लिए पढ़ना जरूरी है उसको हम जरूर पढ़ेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।